तो देखते हैं आज का एडिटोरियल। आज का एडिटोरियल संबंधित है ब्राज़ील से। ब्राज़ील में अभी हाल ही में क्या हुआ है, लूला दा सिल्वा जो है वहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं और इसी संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे द सेकंड कमिंग, यानी कि दूसरी पारी। कुल मिला के लूला दा सिल्वा जो हैं वो दूसरी बार ब्राज़ील के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, तो इसीलिए कहा गया है द सेकंड कमिंग कि दूसरी बार फिर वो जो है सत्ता में आ रहे हैं। लूला विल हैव टू नेगोशिएट। नेगोशिएट का मतलब होता है बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना। हिज वे, कुल मिला के मिस्टर लूला का जो मार्ग है उस मार्ग पे कई सारी बाधाओं का सामना उन्हें करना पड़ेगा और बातचीत के माध्यम से उन्हें हल निकालना होगा। पास्ट, देखो पास्ट का मतलब क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर पोजीशन से आगे जाना होगा, उसको बोलते हैं पास्ट, है ना, कि भाई टू अ पोजीशन दैट इज़ फर्दर देन अ पर्टिकुलर पॉइंट, कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से आप आगे बढ़ गए, यानी कि उस पॉइंट को पीछे छोड़ गए, इसके लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट। ब्राज़ील्स स्टेटस क्वोइस्ट, देखो स्टेटस क्वो इसका मतलब क्या होता है, यथा स्थिति। यथा स्थिति का मतलब है जो करंट सिचुएशन है उसको बोलते हैं यथा स्थिति, करंट सिचुएशन। एलीट का मतलब है यहाँ पे अरिस्टोक्रेसी, कुलीन वर्ग, यानी कि समाज में जिन्हें तथाकथित उच्च वर्ग माना जाता है उसको कहा जाता है एलीट। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर लूला जो हैं उन्हें बातचीत के माध्यम से जो है समाधान निकालते हुए अपने मार्ग पे आगे बढ़ना होगा। उन्हें जो है पीछे छोड़ना होगा। किन चीज़ों को पीछे छोड़ना होगा, ये आया है ना यहाँ पे पास्ट, तो इसका मतलब हुआ कि चीज़ों को पीछे छोड़ना और आगे बढ़ना। विल हैव टू नेगोशिएट हिज वे पास्ट ब्राज़ील्स स्टेटस कोइस्ट एलिट्स, कि ब्राज़ील में जो यथास्थिति हम क्या देखते हैं कि जहाँ वहाँ पर जो उच्च वर्ग है उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है, तो कुल मिला के इससे आगे मिस्टर लूला को बढ़ना होगा। 3 years अगो, 3 साल पहले, ही वॉज इन प्रिजन, वह जेल में था। यहाँ पे वह आया है मिस्टर लूला के लिए। ओवर, किस बात को लेकर यह व्यक्ति जेल में था, ओवर करप्शन चार्जेस, चार्जेस का मतलब है आरोप, करप्शन भ्रष्टाचार, कि वह भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जेल में था, यानी कि भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण वह व्यक्ति जेल में था 3 साल पहले। टुडे, आज, ही इज़ द प्रेसिडेंट इलेक्ट। प्रेसिडेंट इलेक्ट, प्रेसिडेंट इलेक्ट का मतलब, देखो इलेक्ट का मतलब क्या है कि जहाँ जनता किसी को डायरेक्टली चुनती है। देखो कई जगह क्या है कि प्रेसिडेंट जो है डायरेक्टली चुना नहीं जाता, जैसे भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो जो प्रेसिडेंट है उसे जनता डायरेक्टली नहीं चुनती, तो उसे हम प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं कह सकते। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेसिडेंट इलेक्ट, यानी कि प्रेसिडेंट जिसका चुनाव जनता के द्वारा डायरेक्टली किया जाता है। तो मिस्टर लूला के बारे में कहा गया है कि 3 साल पहले वो जेल में थे और आज की क्या स्थिति है, ही इज़ द प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ साउथ अमेरिकास लार्जेस्ट कंट्री। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील, और आज मिस्टर लूला जो हैं वह राष्ट्रपति हैं दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़े देश के। द स्टोरी ऑफ लुइस नासियो लूला दा सिल्वा, तो मिस्टर लूला दा सिल्वा की जो कहानी है, अब देखो ये कॉमा से लेकर और कॉमा तक ये एक एडिशनल जानकारी दी गई है ना ब्रैकेट में। अ फॉर्मर का मतलब हो गया पूर्व, अ फॉर्मर टू टर्म प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील, कि फॉर्मर टू टर्म, टर्म का मतलब होता है कार्यकाल, यानी कि पहले भी राष्ट्रपति के रूप में ये 2 बार अपना कार्यकाल कर चुके हैं। अ फॉर्मर टू टर्म प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील एंड लीडर ऑफ द लेफ्टिस्ट वर्कर्स पार्टी, ये मिस्टर लूला जो हैं ये लेफ्ट पार्टी के हैं, इनकी पार्टी का नाम है पीटी, लेफ्टिस्ट वर्कर्स पार्टी, है ना, लेफ्ट पार्टी से हैं ये, इनकी पार्टी का नाम है लेफ्टिस्ट वर्कर्स पार्टी, तो इसके ये नेता हैं। इसके अलावा ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जो हैं ये 2 बार रह चुके हैं, ठीक है।
अ फॉर्मर 2 टर्म, यानी कि 2 बार ही अपना कार्यकाल कर चुके हैं प्रेसिडेंट के रूप में। इज़, अब ये देखना, ध्यान देना, यहाँ ये जो इज़ आया है, ये आया है स्टोरी के लिए, कि मिस्टर लूला दा सिल्वा की जो स्टोरी है इज़ वन ऑफ द मोस्ट एस्टोनिशिंग। कोई भी चीज़ एस्टोनिशिंग है, इसका मतलब है वो आपको आश्चर्यचकित करने वाली है, वो आपको आश्चर्य में डाल देती है। तो ये कहानी जो है मिस्टर लूला की, वो आश्चर्यचकित करने वाली है। इज वन ऑफ द मोस्ट, बहुत ही ज़्यादा, कमबैक, कमबैक का मतलब है वापसी, इन कंटेम्प्ररी, कंटेम्प्ररी का मतलब है समकालीन, इन कंटेम्प्ररी लैटिन अमेरिकन पॉलिटिक्स। कंटेम्प्ररी का मतलब है समकालीन या फिर वर्तमान कालीन, यानी कि वर्तमान में लैटिन अमेरिका, ये यहाँ पे बात हो रही है साउथ अमेरिका और ख़ास करके ब्राज़ील की, ठीक है। तो अगर हम लैटिन अमेरिकन राजनीति की बात करें वर्तमान समय में, तो इस समय में बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाली उनकी ये कहानी है। When 99.5% of votes were counted, जब 99.5% जो वोट्स थे उनकी गिनती की गई, लूला एज ही इज़ पॉपुलरली नॉन। देखो मिस्टर लूला दा सिल्वा जो है ना, इनको लूला के नाम से जाना जाता है, एज जैसा कि, ही इज़ पॉपुलरली नॉन, यानी कि इस नाम से वे फेमस हैं, इस नाम से वे जाने जाते हैं, इस नाम से वे पॉपुलर हैं। तो लूला हैड वॉन 50.9% वोट्स। तो जब 99.5% वोट्स की काउंटिंग की गई, तो लूला जो है वो 50.9% वोट जो है जीत चुके थे। डिफीटिंग, हराते हुए, द इनकम्बेंट, इनकम्बेंट का मतलब होता है सत्तारूढ़, जो सत्ता में है, जो वर्तमान में पावर में है, उसे कहेंगे इनकम्बेंट। द इनकम्बेंट जायर बोल्सोनारो। तो लूला 50.9% वोट प्राप्त करके सत्तारूढ़ जायर बोल्सोनारो को हराते हुए, यानी कि इन्होंने जायर बोल्सोनारो को हराया है। हु गोट 49.1%। अब जायर बोल्सोनारो, इन्हें कितने वोट मिले? 49.1%। इनको हराते हुए लूला ने 50.9% वोट प्राप्त किए। मिस्टर बोल्सोनारो अ फार राइट। देखो राइट, अगर आप राइट, देखो दो तरह की पॉलिटिक्स होती हैं, लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स और राइट विंग पॉलिटिक्स। अब इनमें अंतर समझते हैं। राइट विंग पॉलिटिक्स के अंतर्गत क्या किया जाता है, आप जो है देश का धर्म, देश की संस्कृति, यानी कि आप क्या करते हो, एक कंजर्वेटिव अप्रोच अपनाते हो। तो पारंपरिक जो चीज़ें देश में चली आ रही हैं, देश की संस्कृति है, देश का धर्म है, देश की भाषा है, इनको आप कट्टर तरीके से सपोर्ट करते हो, तो आपको कहा जाएगा कि भाई आप राइट विचारधारा के हो। फार राइट का मतलब हो गया एक्सट्रीम राइट विंग सपोर्टर होना। फार राइट का मतलब है कुछ ज़्यादा ही कट्टर तरीके से आप जो है राइट अप्रोच अपनाते हो। लेफ्ट पार्टी से अगर आप बिलोंग करते हो, यदि आप लेफ्ट पार्टी के समर्थक हो, यानी कि आप वामपंथी विचारधारा के हो, तो वामपंथी विचारधारा या वामपंथी पॉलिटिकल पार्टीज़ में क्या किया जाता है कि आप जो है लिबरलिज्म को बढ़ावा देते हो, उदारवाद को बढ़ावा देते हो, इंक्लूसिवनेस को बढ़ावा देते हो, है ना, कि भाई सभी को जो है साथ लेके चलना है, समावेशी विकास करना है, एक तरीके से लिबरल सोच होनी चाहिए, सभी को जो है साथ में लेके चलना है, सभी लोगों के कल्याण की बात सोचनी है, सभी धर्मों को समान महत्व देना है, सभी भाषाओं को अपनाना है। तो इस तरह की सोच जो है लेफ़्ट पार्टीज़ की होती है, लेफ़्ट विचारधारा की होती है। और राइट विंग में जो होते हैं वे नेशनलिज्म को, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देते हैं, ठीक है ना, ये दोनों में अंतर है। तो मिस्टर बोल्सोनारो जो है वो एक, आप कह सकते हो कि ये राइट विंग से संबंधित है। अ फार राइट पॉपुलिस्ट। देखो पॉपुलिस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं हम पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म का मतलब होता है कि आप क्या करते हो, पॉपुलिज्म का मतलब है इस तरह के विचार या इस तरह की एक्टिविटीज़ जिनके माध्यम से जो ऑर्डिनरी पीपल हैं उनके सपोर्ट को प्राप्त किया जाता है। यानी कि इस तरह की योजनाएं लाना, इस तरह के काम करना जो
ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन मैन को अपील करें। अगर इस तरह की आप राजनीतिक गतिविधियां करते हो तो कहा जाएगा कि भाई आप जो है पॉपुलिज्म को बढ़ावा देते हो, और इस तरह का जो व्यक्ति है, इस तरह का जो राजनेता है, उसे कहा जाएगा पॉपुलिस्ट। तो पॉपुलिस्ट का मतलब हो गया एक तरीके से कि भाई ऐसा व्यक्ति जो कि कॉमन जो मैन है उनकी जो आकांक्षाएं हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पूरा करने की कोशिश करता है, ठीक है ना, ताकि ऑर्डिनरी लोगों का सपोर्ट मिल सके। तो ये मिस्टर बोल्सोनारो जो हैं ये राइट विंग पॉलिटिक्स से संबंधित हैं, पॉपुलिस्ट हैं। हु प्रेसाइडेड ओवर, देखो प्रेसाइडेड ओवर का मतलब है यहाँ पे कि इन्होंने, आप कह सकते हो कि ये जो है राष्ट्रपति रहे, किसके ऊपर, ब्राज़ील के ऊपर, है ना, कि भाई ये जो है राष्ट्रपति के रूप में रहे ना। देखो किसी मीटिंग को प्रेसाइड करना, इसका मतलब है उस मीटिंग की अध्यक्षता करना। प्रेसाइडेड ओवर ब्राज़ील्स राइट वार्ड शिफ्ट इन द पास्ट 5 ईयर्स, कि पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें तो ब्राज़ील में हमें एक शिफ्ट देखने को मिला, एक परिवर्तन देखने को मिला, यानी कि ब्राज़ील में हमें राइट विंग अप्रोच देखने को मिली, है ना। तो ये जो, यानी कि ब्राज़ील जो है उसने राइट विचारधारा को ज़्यादा सपोर्ट किया, और इस चीज़, यानी कि ये जो विचारधारा थी या जो ये राइट वार्ड शिफ्ट था ब्राज़ील का पिछले 5 सालों के दौरान, इसके अध्यक्ष जो थे वो थे मिस्टर बोल्सोनारो। मिस्टर बोल्सोनारो जो थे वो थे प्रेसिडेंट। अब देखो ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ये बात है इन ब्रैकेट में, है ना, एडिशनल जानकारी दी गई है। मिस्टर बोल्सोनारो हैड डन बेटर देन मोस्ट पोलस्टर। देखो पोलस्टर का मतलब होता है जो कि ये जो चुनाव होते हैं इनके बारे में एनालिसिस देते हैं ना, कि भाई चुनाव का जो सर्वे किया जाता है ना, या ओपिनियन दिए जाते हैं, ओपिनियन पोल जो होते हैं ना, उनको करने वाला व्यक्ति जो है उसको बोलते हैं पोलस्टर। तो कई सारे जो चुनाव का सर्वे करने वाले लोग हैं उन्होंने जैसा कहा था उससे बेहतर प्रदर्शन मिस्टर बोल्सोनारो ने किया। मोस्ट पोलस्टर्स, मोस्ट का मतलब हो गया यहाँ पे अधिकांश, एक्सपेक्टेड इन द फर्स्ट राउंड, कि चुनाव के पहले राउंड में ज़्यादातर जो चुनावी सर्वे करने वाले लोग हैं उनकी जो उम्मीद थी उससे बेहतर परफॉर्म किया मिस्टर बोल्सोनारो ने। आगे देखते हैं। बट इन द रन ऑफ, देखो रन ऑफ क्या होता है, रन ऑफ का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई चुनाव हुआ और दोनों व्यक्ति चुनाव में बराबर रहे, तो एक और एक्स्ट्रा कंपटीशन करवाया जाता है विजेता निर्धारित करने के लिए, उसे कहा जाता है रन ऑफ। ध्यान रखना, रन ऑफ का मतलब है एक तरीके से एक्स्ट्रा कंपटीशन, ठीक है, ताकि ये डिसाइड किया जा सके कि भाई विनर कौन है। तो फाइनली जब रन ऑफ कंपटीशन हुआ, व्हेन द वोटर्स वर ऑफर्ड, जब मतदाता जो थे उन्हें ऑफर किया गया, उन्हें प्रदान किया गया, टू कॉन्ट्रास्टिंग चॉइसेस। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब है विरोधाभासी, यानी कि विरोधी विकल्प जब मतदाताओं को उपलब्ध कराए गए, एक तरफ थे बोल्सोनारो और एक तरफ थे लूला दा सिल्वा, तो ये दो विरोधी विकल्प जब मतदाताओं को उपलब्ध कराए गए, वन, अब देखो ये जो दो विकल्प थे यानी कि मिस्टर लूला और मिस्टर बोल्सोनारो, इनमें से एक व्यक्ति जो है रिप्रेजेंटिंग, प्रतिनिधित्व करते हुए अ कॉकटेल, कॉकटेल का मतलब होता है एक तरीके का मिश्रण, जैसे कई तरह की जो शराब है उनको मिला के एक अलग ही शराब बनाई जाती है तो उसको कहा जाता है अक्सर कॉकटेल। तो कॉकटेल का मतलब होता है एक तरीके का मिश्रण ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म। अल्ट्रा नेशनलिज्म का मतलब है घोर राष्ट्रवाद, है ना, एकदम कट्टर तरीके से आप राष्ट्रवाद को सपोर्ट करते हो। कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म का मतलब हुआ रूढ़िवादी होना, पारंपरिक होना। एंड फ्री मार्केट पॉलिसीज़, तो देखो एक तो इसमें दो नेता थे कुल मिला के, ये जो रन ऑफ कंपटीशन हुआ इसमें दो नेता थे, एक और तो वो नेता है जो कि राष्ट्रवाद को सपोर्ट करता है, पारंपरिकता को बढ़ावा देता है, फ्री मार्केट पॉलिसीज़ को सपोर्ट करता है, और दूसरी ओर एक ऐसा नेता था एंड द अदर प्रॉमिसिंग, प्रॉमिसिंग मतलब वादा करते हुए, प्रॉमिसिंग इंक्लूसिव का मतलब है समावेशी,
सभी को इंक्लूड करते हुए, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल का मतलब होता है कोई चीज़ या कोई पॉलिसी या कोई भी बात जो कि लंबे समय तक चल सके, जो कि टिकाऊ हो। और एक तरफ ऐसा नेता था जो कि इंक्लूसिवनेस की बात करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है। एंकर्ड, एंकर का मतलब होता है बंधे होना, फिक्स कर देना, किसी चीज़ को बांध देना। इन सोशल लिबरलिज्म, सामाजिक उदारवाद, सोशल लिबरलिज्म। तो देखो मैंने कहा ना, दो लीडर्स हो गए यहाँ पे। एक और है मिस्टर जायर बोल्सोनारो, जो कि राष्ट्रवाद को सपोर्ट करते हैं, कंजर्वेटिज्म को बढ़ावा देते हैं, यानी कि ये राइट अप्रोच वाले व्यक्ति हैं। दूसरी ओर है मिस्टर लूला, जो कि इंक्लूसिवनेस को बढ़ावा देते हैं, ऐसे डेवलपमेंट की बात करते हैं जो कि ज़्यादा लंबे समय तक टिकाऊ हो, और जो कि सामाजिक उदारवाद को, लिबरलिज्म को बढ़ावा देते हैं। और इन दोनों नेताओं में से फाइनली पब्लिक ने किसे चुना? दे चोज द लेटर। देखो कोई वाक्य हमने लिखा, उस वाक्य में हमने दो व्यक्तियों की बात की, तो जो पहले वाला व्यक्ति है उसे हम कहेंगे फॉर्मर, और जो बाद वाला व्यक्ति जिसका हमने जिक्र किया है उसे कहेंगे लेटर। तो जनता ने बाद वाले को चुना, यानी कि उस व्यक्ति को चुना जिस व्यक्ति ने सोशल लिबरलिज्म को सपोर्ट किया, इंक्लूसिवनेस को बढ़ावा दिया। कुल मिला के उन्होंने मिस्टर लूला को चुना। तो ध्यान में रखना, ये जो आया है ना लेटर, इसका मतलब होता है बाद वाला। जब कोई वाक्य लिखा जाए और उसमें दो व्यक्तियों का जिक्र किया जाए, तो जो बाद वाला व्यक्ति है उसके लिए हम यूज़ करते हैं इस लेटर शब्द का। मिस्टर बोल्सोनारो हैज़ नन बट हिमसेल्फ टू ब्लेम। अब देखो मिस्टर बोल्सोनारो जो हैं, उनकी हार हुई है इस चुनाव में, तो इस हार के पीछे यहाँ पे कहा गया है कि भाई किसे जो है हम दोषी ठहरा सकते हैं, ठीक है। तो मिस्टर बोल्सोनारो हैज़ नन बट हिमसेल्फ टू ब्लेम। यहाँ पे मिस्टर बोल्सोनारो जो हैं वे किसी को दोष नहीं दे सकते सिवाय उनके, यानी कि वे खुद ही दोषी हैं। मिस्टर बोल्सोनारो हैज़ नन बट हिमसेल्फ टू ब्लेम, यानी कि वे अपने आप को ही दोषी ठहरा सकते हैं, वे खुद ही दोषी हैं अपनी हार के लिए। आगे देखते हैं। एन एडमायरर, एडमायरर का मतलब हुआ प्रशंसक, ऑफ ब्राज़ील्स ब्रूटल। देखो ब्रूटल का मतलब होता है बहुत ही क्रूर, बहुत ही निर्दय। मिलिट्री डिक्टेटरशिप का मतलब हुआ तानाशाही। तो मिस्टर बोल्सोनारो जो हैं वो क्रूर सैन्य तानाशाही के प्रशंसक हैं, यानी कि ब्राज़ील में जो सैन्य तानाशाही थी इसके प्रशंसक हैं मिस्टर बोल्सोनारो। ही ओवरसा, देखो ओवरसा का मतलब क्या होता है कि भाई कोई किसी चीज़ को सुपरवाइज करना है ना, निगरानी करना, देख रेख करना। अ डिज़ास्ट्रस, डिज़ास्ट्रस का मतलब है यहाँ पे विनाशकारी। गवर्नमेंटल रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स का मतलब है प्रतिक्रिया, इसके बाद में हम लगाते हैं टू प्रपोजिशन। कोविड-19, कि कोविड-19 के प्रति सरकार की तरफ से जो विनाशकारी प्रतिक्रिया दी गई, इसकी निगरानी मिस्टर बोल्सोनारो ने ही की, यानी कि जो कोविड-19 का दौर हमें देखने को मिला, ये मिस्टर बोल्सोनारो के राष्ट्रपतित्व काल में ही हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे कहा गया है कि भाई वे जो है ना इस कोविड-19 को ठीक तरह से हैंडल नहीं कर पाए। विच कॉज्ड, यहाँ पे विच आया है कोविड-19 के लिए, यानी कि कोविड-19 जो कि कारण बना, किस चीज़ का? सम 7 लाख डेथ्स, की लगभग 7 लाख मृत्युएं कोविड-19 के कारण हुई। एंड श्रिंकिंग, श्रिंकिंग का मतलब है कम होता हुआ, सिकुड़ता हुआ। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, और कम होती हुई आर्थिक अवसरों के लिए भी हम कह सकते हैं कि मिस्टर बोल्सोनारो जिम्मेदार हैं। इफ़ मिस्टर बोल्सोनारो रोज टू पावर, राइज की सेकंड फॉर्म में रोज, इसका मतलब है उठना, टू पावर। तो कुल मिला के मिस्टर बोल्सोनारो जो हैं वे पावर में उठे, इसका मतलब है पावर में आए, शक्ति में आए, यानी कि वे सत्ता में आए। अटैकिंग, हमला करते हुए। ब्राज़ील्स लेफ्ट, कि ब्राज़ील की जो लेफ़्ट पार्टीज़ हैं, ब्राज़ील में जो लेफ़्ट समर्थक हैं, उन पर हमला करते हुए मिस्टर बोल्सोनारो जो थे वो यदि पावर में आए, आफ्टर हिज 5 years इन पावर, पावर में आने के 5 साल बाद, फॉर
मैनी ब्राज़ीलियंस, कई ब्राज़ील वासियों के लिए द पीटी रूल वाज एन इरा ऑफ बेटर डेज। अब देखो क्या हुआ कि भाई ठीक है, मिस्टर बोल्सोनारो जो थे वे ब्राज़ील की लेफ्ट पार्टी पर अटैक करते हुए जो है सत्ता में आए, ठीक है। इसके बाद में आफ्टर हिज 5 years इन पावर, यानी कि 5 साल पावर में रहने के बाद में कई जो ब्राज़ील के लोग हैं उन्हें क्या महसूस हुआ, उन्हें ये लगा कि जो पीटी का शासन था, यहाँ पे पीटी आया है किसके लिए, लेफ्टिस्ट वर्कर्स पार्टी, मिस्टर लूला की पार्टी के लिए। तो कई ब्राज़ीलियंस को ये महसूस हुआ 5 साल बाद कि भाई जो पीटी का जो शासन था वाज एन इरा, इरा का मतलब होता है युग, ऑफ बेटर डेज, कि जो लेफ्टिस्ट वर्कर्स पार्टी का शासन था वे ही बेहतर दिन थे, ऐसा कई ब्राज़ीलियंस ने महसूस किया। आगे देखते हैं व्हाट द ब्राज़ीलियन। अब जैसा कि अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें ना, तो ये भी हम कह सकते हैं, बिल्कुल एकदम भारत की राजनीति से हम तुलना कर सकते हैं। भाई जैसे क्या हुआ कि बीजेपी पार्टी को जो है चुना गया है ना, 2014 में बीजेपी पार्टी को चुना गया, 2019 में फिर से बीजेपी पार्टी को चुना गया। और ये जो बीजेपी पार्टी है ना, इसे हम कह सकते हैं कि भाई ये पार्टी जो है राइट विंग वाली पार्टी है, ठीक है ना, दक्षिणपंथी पार्टी है, नेशनलिज्म को सपोर्ट करती है, ठीक है। और अब यहाँ पर भी हमें भारत के संदर्भ में भी हमें ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि कई लोग ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं ना, सोशल मीडिया पोस्ट पे आपने देखा होगा कि भाई मनमोहन सिंह ही बेहतर प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस का शासन ही बढ़िया था। अब कांग्रेस को हम तुलनात्मक रूप से लेफ्ट पार्टी कह सकते हैं ना, पूरी तरीके से नहीं लेकिन तुलनात्मक रूप से बीजेपी और कांग्रेस की अगर हम तुलना करें तो कांग्रेस को जो है ना हम एक तरीके से लेफ्ट पार्टी कह सकते हैं। तो क्यों, क्योंकि वो इंक्लूसिवनेस को बढ़ावा देती है ना, सभी के विकास को जो है बढ़ावा देती है। तो अब जो है जिस प्रकार से ब्राज़ील में महसूस किया गया कि भाई पहले जो है राष्ट्रवाद को सपोर्ट करने वाले व्यक्ति को सत्ता दी गई, लेकिन 5 साल बाद महसूस किया गया कि नहीं, लूला का शासन ही अच्छा था, पीटी पार्टी ही अच्छी थी। तो ऐसा ही हमें भारत के संदर्भ में भी देखने को मिल रहा है ना, कि कई लोग जो है कह रहे हैं कि नहीं भाई मनमोहन का शासन ही अच्छा था, कांग्रेस ही ठीक थी, है ना। तो इस तरह से तो व्हाट द ब्राज़ीलियन लेफ्ट वांटेड, आगे देखते हैं, व्हाट द ब्राज़ीलियन लेफ्ट वांटेड वाज अ लीडर, कि ब्राज़ील के लेफ्ट पार्टी को समर्थन करने वाले हैं ना, यानी कि जो लेफ्टिस्ट हैं वो क्या चाहते थे, वे एक नेता को चाहते थे। एंड दे गॉट वन, और उन्हें वो नेता मिल गया, कब, अगेन इन लूला, लूला में उन्हें फिर से वही नेता नजर आ गया। कब, जब उनके जो भी करप्शन चार्जेस थे, करप्शन कन्विक्शन, देखो कन्विक्शन का मतलब होता है किसी को दोषी, कन्विक्ट करार देने का मतलब है किसी को दोषी करार देना। आफ्टर हिज करप्शन कन्विक्शंस वर एनल, एनल का मतलब है समाप्त कर देना पूरी तरीके से, बाय द सुप्रीम कोर्ट, की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब मिस्टर लूला के जो भी करप्शन चार्जेस थे, है ना, उनको समाप्त कर दिया गया, तो फिर से लेफ्ट लोगों को लूला में अपना लीडर नजर आया। When लूला was in power between 2003 and 2010, कि 2003 से 2010 के बीच में जब मिस्टर लूला जो थे वो पावर में थे, हिज पॉलिसीज़, तो उनकी जो नीतियाँ थी, लिफ्टेड का मतलब है उठाना, सम 25 मिलियन ब्राज़ीलियंस आउट ऑफ पॉवर्टी, आउट ऑफ का मतलब है से बाहर निकालना। 2003 से 2010 के बीच जब मिस्टर लूला जो पावर में थे, तो उनकी नीतियों ने लगभग 25 मिलियन ब्राज़ीलियंस को गरीबी से बाहर निकाला। ही फोकस्ड, मिस्टर लूला ने अपना ध्यान केंद्रित किया किस बात पे, ग्रोथ पे, है ना, कि भाई अर्थव्यवस्था जो है उसमें वृद्धि होनी चाहिए ना, तो उन्होंने ग्रोथ पर ध्यान दिया। एंड वेलफेयर, वेलफेयर का मतलब है कल्याण करना लोगों का, और उन्होंने कल्याणकारी कामों पर ध्यान दिया। एंड चॉज, और उन्होंने किस चीज़ को चुना, अ कोऑपरेटिव मॉडल। कोऑपरेटिव मॉडल का मतलब है साथ में काम करना, है ना, कि भाई कोऑपरेटिव का मतलब है कि भाई एक सहकारी मॉडल, यानी कि साथ में आके काम करना। तो एक उन्होंने कोऑपरेटिव मॉडल अपनाया। दैट सॉर्ट, इस मॉडल के तहत इस बात को चाहा गया, सीक की सेकंड फॉर्म होती है सॉर्ट, है ना, थर्ड फॉर्म भी यही होती है। को एग्जिस्टेंस,
को एग्जिस्टेंस का मतलब है सह अस्तित्व, यानी कि इन्होंने पर्टिकुलर किसी जाति को, पर्टिकुलर किसी धर्म को, पर्टिकुलर किसी भाषा को सपोर्ट न करके सह अस्तित्व को चाहा। भाई इन्होंने ये चाहा कि भाई को एग्जिस्टेंस होना चाहिए और सभी को साथ में मिलकर जो है विकास किया जाए। रादर देन, के बजाय। कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है टकराव, है ना। मान लो दो ग्रुप जो हैं वो लड़ने की स्थिति में आ जाएं, टकराव की स्थिति में आ जाएं, इसे कहेंगे कन्फ्रंटेशन। रादर देन कन्फ्रंटेशन विथ द कंट्रीज अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी का मतलब है यहाँ पे एलीट वर्ग, कुलीन वर्ग, तथा कथित उच्च वर्ग। तो कुल मिला के जो ब्राज़ील में जो कुलीन वर्ग है उसके साथ टकराव के बजाय इन्होंने को एग्जिस्टेंस मॉडल को अपनाया। वाइल, जबकि साथ ही साथ, है ना, ये सारे काम इन्होंने किए कि ग्रोथ को बढ़ावा देना, वेलफेयर के काम कर देना, वेलफेयर के काम करना, और साथ ही साथ पुशिंग फॉर। पुश फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रोत्साहित करना, किसी चीज़ को एनकरेज करना, बढ़ावा देना। इंक्रीमेंटल, देखो इंक्रीमेंट करने का मतलब क्या है? इंक्रीमेंट करने का मतलब है कि भाई आप किसी चीज़ को और ऊपर उठाते हो, उसको और ज़्यादा बढ़ाते हो। इंक्रीमेंटल रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो इंक्रीमेंटल रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया कि भाई इंक्रीमेंटल का मतलब हो गया वृद्धिशील, और रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है पुनर्वितरण। पुशिंग फॉर इंक्रीमेंटल रीडिस्ट्रीब्यूशन, कि भाई जो भी देश के संसाधन हैं उनको धीरे धीरे और बढ़ाते हुए उनका पुनर्वितरण किया जाए, है ना। इंक्रीमेंटल रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि देश के जो संसाधन हैं उन्हें रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है ये धीरे धीरे चरण दर चरण किया जाए, है ना। इंक्रीमेंटल वृद्धिशील, धीरे धीरे बढ़ाते हुए। एज इन द पास्ट, जैसा कि हमने पास्ट में देखा, लूला रिटर्न्स टू पावर व्हेन अ पिंक टाइड। देखो यहाँ पे पिंक टाइड का मतलब है, पिंक टाइड इज स्वीपिंग। स्वीप का मतलब है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र को कवर करना, उस क्षेत्र को घेर लेना, उसका मतलब है स्वीप। थ्रू, थ्रू का मतलब है के माध्यम से, है ना, कि भाई जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर क्षेत्र है, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में आप क्रॉस कर रहे हो, है ना, तो थ्रू, वहाँ से आप गुजर रहे हो। थ्रू द अमेरिकास, कि अगर हम अमेरिका की बात करें, यहाँ अमेरिका से मतलब है पूरे अमेरिका महाद्वीप की अगर हम बात करें, तो अमेरिका में हमें ये देखने को मिल रहा है कि पिंक टाइड लगातार क्षेत्र को कवर कर रही है। पिंक टाइड से मतलब हुआ लेफ्ट पार्टी का सरकार में आना, यानी कि जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, इसको कहा गया है, ये जो वामपंथी विचारधारा है ना, इसके लिए कहा गया है पिंक टाइड, कि पिंक टाइड जो है लगातार अमेरिका के कई देशों को कवर करती जा रही है, यानी कि कई जगहों पे लेफ्ट पार्टी की सरकार देखने को मिल रही है। तो जैसा कि पास्ट में हुआ, लूला रिटर्न्स टू पावर, जैसा कि पास्ट में हम देखते हैं कि भाई लूला जो है सत्ता में आते हैं, कब? जब पिंक टाइड जो है वो लगातार अमेरिका में फैलती जा रही है। मोस्ट ऑफ द मेजर कंट्रीज इन द कॉन्टिनेंट, कि कॉन्टिनेंट महाद्वीप, किस महाद्वीप की बात हो रही है यहाँ पे? अमेरिका, कि अमेरिका महाद्वीप के जो ज़्यादातर बड़े देश हैं आर नाउ रूल्ड बाय लेफ्टिस्ट, उनमें शासन है किनका? लेफ्टिस्ट का, यानी कि वामपंथी विचारधारा के समर्थक लोगों का। वाइल, जबकि लूला विल फाइंड अ फेवरेबल रीजनल एनवायरनमेंट, कि लूला जो है विल फाइंड अ फेवरेबल, फेवरेबल का मतलब है अनुकूल, रीजनेबल, रीजनल एनवायरनमेंट, कि अगर हम क्षेत्रीय वातावरण की हम बात करें तो जो क्षेत्रीय वातावरण है वो मिस्टर लूला के अनुकूल रहेगा। लेकिन हिज बिगेस्ट चैलेंज, उनकी जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये होगी, देखो कई बार आपने देखा होगा एडिटोरियल में क्या किया जाता है कि सिंपल फ्यूचर टेंस की बात की जाती है, ठीक है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात की जाती है, और विल की जगह हमें वुड का प्रयोग देखने को मिलता है। वुड का प्रयोग किया जाता है ओपिनियन देने के लिए, कि भाई आपको लगता है कि ऐसा होगा, तब हम क्या करते हैं? वुड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है? ऑथर के द्वारा या एडिटर के द्वारा अपने विचार दिए जा रहे हैं कि भाई ऑथर के अनुसार उनकी सबसे बड़ी चुनौती जो है वो ये होगी टू लिव अप टू, देखो लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है
उम्मीदों के अनुरूप होना, यानी कि किसी की जो उम्मीदें हैं उन उम्मीदों पर खरा उतरना, अपेक्षाओं पर खरा उतरना। तो उनकी सबसे बड़ी चुनौती जो होगी वो ये होगी कि जो ब्राज़ील वासी हैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना, ये उनकी सबसे बड़ी चुनौती होगी, ये उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। ही विल इनहेरिट, इनहेरिट का मतलब होता है विरासत में प्राप्त करना। अ डिफरेंट ब्राज़ील टुडे, आज के टाइम पे उन्हें जो है एक अलग ही ब्राज़ील जो है विरासत में मिलेगा। द कॉमोडिटी बूम, देखो कॉमोडिटी बूम का मतलब क्या होता है? कॉमोडिटी का मतलब होता है वस्तुएं, और बूम का मतलब होता है एक तेजी आना। मान लो किसी पर्टिकुलर फील्ड में कोई तेजी आती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बूम आया है मार्केट में, है ना। तो देखो क्या होता है कि जब इकोनॉमी में बूम आता है, ठीक है, जब इकोनॉमी ऊपर बढ़ती है ना, ठीक है, तो क्या होता है कि कई सारी जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं उनमें वृद्धि देखने को मिलती है, ठीक है। तो कई सारी जो कमोडिटीज़ हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिलता है। तो द कमोडिटी बूम दैट फंडेड हिज एम्बिशियस का मतलब है महत्वाकांक्षी, वेलफेयर प्रोग्राम का मतलब है कल्याणकारी कार्यक्रम, लोगों का कल्याण करने वाली जो योजनाएं हैं ना उन्हें कहेंगे हम वेलफेयर प्रोग्राम्स। लास्ट टाइम इज नो लॉन्गर देयर, कि पिछली बार मिस्टर लूला के जो महत्वाकांक्षी वेलफेयर प्रोग्राम है इन्हें फंडिंग कहाँ से मिली थी, इन्हें पैसा कहाँ से प्राप्त हुआ था? पिछली बार जो है ब्राज़ील में कमोडिटी बूम के चलते इन्हें जो है फंडिंग मिल गई थी और वेलफेयर प्रोग्राम के लिए पैसा मिल गया था। लेकिन इस बार किसी तरह का कोई कमोडिटी बूम नहीं है। इसके उलट ब्राज़ील में इस समय हमें क्या देखने को मिल रहा है? तुलनात्मक रूप से आर्थिक मंदी देखने को मिल रही है। क्यों? द स्लो डाउन इन चाइना, चाइना में मंदी है और उसका सीधा प्रभाव ब्राज़ील पे पड़ रहा है। क्यों? ब्राज़ील्स बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, देखो क्या है कि चाइना जो है वो ब्राज़ील का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है, यानी कि ब्राज़ील का जो व्यापार होता है ना उस व्यापार में सबसे ज़्यादा व्यापार जो है वो चाइना के साथ किया जाता है। चाइना में मंदी चल रही है तो ऑटोमेटिकली ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था पर भी उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो चाइना में जो मंदी है हैज़ हर्ट द इकोनॉमी, उस मंदी ने क्या किया है कि ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा। हर्ट का मतलब है नुकसान पहुंचाना, चोट पहुंचाना। विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो, यहाँ पे विच ये आया है ब्राज़ील की इकोनॉमी के लिए। विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो ओनली 0.6% नेक्स्ट ईयर, कि अगले साल ब्राज़ील की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में उम्मीद है कि वो अर्थव्यवस्था मात्र 0.6% ग्रो करेगी। सिर्फ इतनी वृद्धि ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था में अगले साल देखने को मिलेगी, ऐसी उम्मीद है। इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ना कि ये एक तो मंदी वाला फैक्टर हो गया, अलॉन्ग विथ इसके साथ ही साथ मिस्टर बोल्सोनारो मिसमैनेजमेंट, कि मिस्टर जायर बोल्सोनारो ने जो मिसमैनेजमेंट था, मिसमैनेजमेंट का मतलब है कि आपने कुप्रबंधन कह सकते हैं इसे, कि आप किसी चीज़ का प्रबंधन ठीक तरह से नहीं कर पाए, उसका मैनेजमेंट ठीक तरह से नहीं कर पाए। एंड द इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19, तो मिस्टर बोल्सोनारो का जो मिसमैनेजमेंट था अर्थव्यवस्था को वो ठीक से नहीं संभाल पाए। इसके अलावा कोविड-19 के जो आर्थिक प्रभाव हैं ये कारण बने, हैज़ लेड टू, देखो लीड की सेकेंड फॉर्म होती है लेड, इसका मतलब होता है कारण बनना, कारण होना। हैज़ लेड टू अ शार्प राइज इन पॉवर्टी एंड हंगर, तो एक तो मंदी का आना, और मंदी के बाद में हम देखें कि मिस्टर बोल्सोनारो जो है उनका मिसमैनेजमेंट, और इसके साथ ही साथ जो कोरोना वायरस के उसके हानिकारक प्रभाव, ये सब कारण बने जिनके कारण, राइज का मतलब है बढ़ोतरी होना, जिनके कारण गरीबी, हंगर का मतलब है भुखमरी, जिनके कारण गरीबी और भुखमरी में वृद्धि हुई। अब आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे हैज़ क्यों आया? जब कई सारे कारणों की बात हो रही है तो यहाँ पे हैव आना चाहिए था ना, लेकिन हैव इसलिए नहीं आएगा कि कोई सब्जेक्ट है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ये दिस का मतलब क्या है? यहाँ पे दिस का मतलब है कि ये जो मंदी है ना, उस मंदी के लिए कहा गया है। मंदी के साथ में कोई भी सब्जेक्ट है और उसके साथ में आप लिखते हो अलॉन्ग विथ,
एज वेल एज, ठीक है। और इसके साथ में आप जिनका उल्लेख करते हो, तो इस अलोंग विथ के बाद में जो आया है ना, वर्ब इससे डिसाइड नहीं होती, वर्ब इससे डिसाइड होती है कि अलोंग विथ के पहले क्या आया है। अलोंग विथ, एज वेल एज, ठीक है, ये कुछ ऐसे आप कह सकते हो कि कुछ ऐसे शब्द हैं, इनके पहले जो लिखा हुआ है ना उसके अनुसार वर्ब आती है। तो दिस हैज़ लेड टू अ शार्प, शार्प का मतलब हो गया तीव्र। तो ध्यान देना, अलोंग जैसे कहो कि राम अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स, अब इसके बाद में आप क्या लिखोगे, इसके बाद में आपको सिंगुलर वर्ब लिखनी पड़ेगी। वर्ब आएगी राम के अनुसार, उनके दोस्तों से कोई मतलब नहीं है, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एज वेल एज हिज फ्रेंड्स है ना, इसका कोई मतलब नहीं है, राम के अनुसार वर्ब आएगी। अफेक्टिंग, अब देखो यहाँ पे दो शब्द आए हैं, इनको ध्यान से देना। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, और अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना, प्रभाव डालना, या फिर आप कह सकते हो प्रभावित करना। इफेक्ट है नाउन और अफेक्ट है वर्ब। यहाँ पे हम क्या कहना चाहते हैं, कोविड-19 के प्रभाव, तो हमने लिखा इफेक्ट, और यहाँ हम क्या कहना चाहते हैं कि प्रभाव डाला, प्रभावित किया। तो कुल मिला के कोविड-19 है, इसके अलावा इनके ये कारण है ना, ये कारण रहा किस चीज़ का, कि गरीबी और भुखमरी में तीव्र वृद्धि देखने को मिली, प्रभावित करते हुए सम 33 मिलियन पीपल, इस गरीबी और भुखमरी के कारण 33 मिलियन लोग जो है वे प्रभावित हुए। तो ध्यान रखना, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इफेक्ट और अफेक्ट। इफेक्ट का मतलब है प्रभाव जो कि नाउन है, और अफेक्ट का मतलब है प्रभावित करना, प्रभाव डालना, जो कि एक वर्ब है। लूला वुड ऑल्सो फेस, रेसिस्टेंस का मतलब है प्रतिरोध, फ्रॉम अ हॉस्टाइल का मतलब है अनफ्रेंडली। अनफ्रेंडली का मतलब है कि भाई आप किसी के प्रति दुश्मनी की भावना रखते हो, अच्छी फीलिंग्स नहीं है आपकी किसी के प्रति। हॉस्टाइल कांग्रेस, ब्राज़ील की जो संसद है उसे कहा जाता है नेशनल कांग्रेस। तो संसद के अंदर लूला को जो है अनफ्रेंडली प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। क्यों? कि अगर संसद की हम बात करें ब्राज़ील की, वेयर कंजर्वेटिव्स, यानी कि कंजर्वेटिव्स का मतलब है वे पॉलिटिकल लोग जो कंजर्वेटिव है ना, यानी कि पारंपरिक रूढ़िवादी, स्टिल अब भी रिमेन स्ट्रॉन्ग, यानी कि ब्राज़ील की संसद में अभी भी जो कंजर्वेटिव्स हैं उनका पलड़ा बहुत मजबूत है। रिमेन का मतलब है बने रहना, स्ट्रॉन्ग का मतलब है मजबूत। द रोड अहेड इज़ बम्पी, देखो रोड अगर बम्पी है, इसका बम्पी का मतलब होता है उभार। जैसे आप रोड के ऊपर अपना व्हीकल चला रहे हो, कोई भी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, और ये बीच बीच में उभार आ जाते हैं, तो इन उभार को बोला जाता है बम्प। तो कुल मिला के मिस्टर लूला के सामने जो मार्ग है वो उभार वाला है, यानी कि उनका रोड जो है ना, उनकी जो यात्रा है वो आसान नहीं होने वाली, उनकी रोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बम्पी होने वाली, यानी कि कई तरह की चुनौतियाँ उनको देखने को मिलेंगी। तो अहेड का मतलब है आगे, द रोड अहेड इज़ बम्पी, कि मिस्टर लूला के आगे जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा उभार वाला है, काफ़ी ज़्यादा बम्प उनके सामने है। बट लेकिन हिज रिकॉर्ड, लेकिन अगर मिस्टर लूला का रिकॉर्ड हम देखें तो वो रिकॉर्ड हमें ये बताता है दैट कि ही इज़ अ क्लेवर पॉलिटिशियन, कि वे एक चतुर राजनीतिज्ञ हैं, एंड एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर, और वे एक योग्य प्रशासक हैं, हु जो कि माइट है ना, शायद, वेल बी एबल जो कि शायद बिल्कुल सक्षम है ना, वेल का मतलब बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से वे जो है योग्य हैं, सक्षम हैं, टू नेगोशिएट, नेगोशिएट का मतलब है बातचीत करते हुए किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकालना। हिज वे, यानी कि वे एक सक्षम राजनेता हैं, सक्षम प्रशासक हैं, जो कि अपना रास्ता जो है निकाल सकते हैं पास्ट, और आगे बढ़ सकते हैं। पास्ट का मतलब है किसी पॉइंट से आगे बढ़ जाना, किसी पॉइंट को पीछे छोड़ देना। हिज वे पास्ट ब्राज़ील्स स्टेटस कोइस्ट एलिट, कि ब्राज़ील में जो कुलीन वर्ग है, एलिट का मतलब है जो अरिस्टोक्रेसी है, जो कुलीन वर्ग है, यानी कि तथाकथित उच्च लोग हैं। स्टेटस कोइस्ट का मतलब मैंने आपको बताया था यथा स्थिति, करंट सिचुएशन। स्टेटस को का मतलब होता है करंट सिचुएशन, कि ब्राज़ील में जो करंट सिचुएशन है, यानी कि वहाँ पर ये जो उच्च लोगों का जो प्रभाव है ना, एलिट लोगों का जो प्रभाव है, उसको पीछे छोड़ते हुए मिस्टर लूला जो है वे आगे बढ़ सकते हैं
टू ब्रिंग अबाउट। अब ये यहाँ पे ये जो ब्रिंग अबाउट है, ये ब्रिंग अबाउट एक फ्रेजल वर्ब है। इस ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है टू कॉज समथिंग टू हैपन, कि किसी चीज के घटित होने के लिए कारण होना। तो मिस्टर लूला जो है वे इस बात के घटित होने के लिए कारण हो सकते हैं। किस बात के लिए? कि वे जो है बदलाव ला सकते हैं, चेंजेस। और वे बदलाव भी कैसे? इंक्रीमेंटल चेंजेस। इंक्रीमेंटल का मतलब है वृद्धिशील, वृद्धिशील का मतलब है लगातार और ज़्यादा बढ़ते हुए। तो कुल मिला के वृद्धिशील बदलावों को लाने के लिए ब्राज़ील की जो यथास्थिति है, जहाँ पर कि जो एलिट्स हैं उनका वर्चस्व है, तो इन एलिट्स के साथ बातचीत करते हुए ये जो यथास्थिति है, स्टेटस को है, इसे परिवर्तित करते हुए मिस्टर लूला जो है और आगे ब्राज़ील को बढ़ा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। इसी के साथ हमारा आज का एडिटोरियल समाप्त होता है।